गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन विज्ञान का एक और नया लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। जो इससे पहले आपने लेसन पढ़ा था उसी से आगे रिलेटेड ये लेसन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस लेसन से आएगा और उस क्वेश्चन की विशेषता होगी 1+1+1। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से 1-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन की विशेषता होगी 1+1+1। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले अपने दैनिक जीवन में जो अपने आसपास के पदार्थ हैं उन पदार्थों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात पदार्थ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होता रहता है, बदलता रहता है या अपनी दैनिक क्रियाओं के द्वारा अपने चारों ओर के जो पदार्थ हैं उनमें से पदार्थ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होता रहता है, बदलता रहता है। पदार्थों के एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप में बदलना या रूपांतर होना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहे हैं अपन? अपने दैनिक जीवन में अपने चारों ओर के पदार्थों में अनेक प्रकार के जो पदार्थ है वो पदार्थ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पदार्थ का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन। इन परिवर्तन को विज्ञान की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब आपने कहा कि पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं या पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं इन परिवर्तनों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक रखा बड़ा भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है? तो इस प्रकार के परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, जैसे लक्षण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? वह परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है, केवल पदार्थ की अवस्था या रंग या गंध जैसे लक्षण बदलते हैं। इन लक्षणों को अपन कहते हैं कौन से लक्षण? भौतिक लक्षण। तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ के
भौतिक लक्षणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की अवस्था क्या है, अवस्था के अंदर 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव या गैस। ठोस, द्रव या गैस। केवल भौतिक लक्षण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता है या रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते हैं। ऐसे परिवर्तनों को अपन किस में सम्मिलित करते हैं? भौतिक परिवर्तनों में सम्मिलित करते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक लक्षण ही, जैसे अवस्था या गंध बदलती है, लेकिन रासायनिक लक्षण या रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा याद रखनी है आपको। तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, उसे अपन कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो, जैसे जल, जिसका रासायनिक सूत्र आपको क्या बताया? सूत्र H, कौन सी अवस्था में पाता है? द्रव अवस्था। अब यदि टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा? जल का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो जल कौन सी अवस्था में आता है? बर्फ में बदल जाता है। अब बर्फ का भी अणुसूत्र रासायनिक संगठन क्या है? H2। परिवर्तन का कारण क्या है? तापमान को कम करना। अब परिवर्तन के कारण को यदि अपन क्या करते हैं? हटा दें। जब द्रवावस्था में था, टेम्परेचर अपने कम कर दिया, कौन सी अवस्था में चला गया? ठोस अवस्था में, यानी कि बर्फ में बदल गया। तो परिवर्तन का कारण क्या रहा? टेम्परेचर का कम होना। इसके स्थान पर यदि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो जो जल ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में था, वापस किस में बदल जाता है? द्रवावस्था में। परिवर्तन के कारण हटा के पदार्थ अपनी कौन सी अवस्था में आ गया? मूल अवस्था में आ गया। कौन सी अवस्था में आ गया बेटा? मूल अवस्था। अब यदि जल को अपन अधिक टेम्परेचर देते हैं, तो जल किस में बदल जाएगा बेटा? भाप या गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में भी जल का रासायनिक संगठन क्या रहेगा? H2। अब यहां जल को टेम्परेचर देने पर कौन सी अवस्था में बदला? गैसीय अवस्था में। इसका मतलब परिवर्तन क्या है? टेम्परेचर कम होना। अब यदि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, तो जल की भाप वापस किस अवस्था में आएगी बेटा? द्रव अवस्था में। इसका मतलब वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी कौन सी अवस्था में बेटा? मूल अवस्था में लौट आता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक लक्षण, जैसे अवस्था, गंध, रंग इत्यादि में परिवर्तन होता है।
वह परिवर्तन कौन सा है? भौतिक। जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी कौन सी अवस्था में आ रहा है? मूल अवस्था में आ रहा है। कौन सी अवस्था में है बेटा? मूल अवस्था में। नंबर 3, तीसरा गुण भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक लक्षण जैसे गंध, अवस्था, रंग में ही परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बर्फ हो चाहे गैस हो चाहे जल हो। जल द्रवावस्था में है, बर्फ ठोस अवस्था में है, भाप गैसीय अवस्था में है। तीनों में रासायनिक संघटन क्या होगा? H2O। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल भौतिक। अब परिवर्तन के फलस्वरूप बना पदार्थ परिवर्तन के कारण को हटाने पर मूल अवस्था में लौट आता है। इसका मतलब परिवर्तन स्थायी हुआ या अस्थायी हुआ? स्थायी हुआ। दूसरी तरफ आपके पास आएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी पदार्थ को सामान्य अवस्था में मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, शब्द साथ में क्या है? सामान्यता। इसका मतलब कुछ कंडीशन में मूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन का क्या हो गया? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में भौतिक लक्षण परिवर्तन हो या ना हो, भौतिक परिवर्तनों के लक्षणों के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो सदैव किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। चौथा, ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। जैसे अपन एग्जांपल देते हैं बेटा, कोयला कार्बन का बना होता है। इसको जलाते हैं, जलाने के समय कौन सी गैस की बेटा आपको? O2। और जलने के बाद कौन सी गैस बनती है? CO2। अब
चेंज हो गया। नया पदार्थ क्या बना, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। परिवर्तन कैसा है, स्थायी, अर्थात से कभी भी वापस इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, कोयले का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो आपके पास दो शब्द आ गए, या पहले एक शब्द लेते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का क्या है, अपने चारों ओर के पाए जाने वाले पदार्थों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, या अपने चारों ओर के पाए जाने वाले पदार्थ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलते रहते हैं। पदार्थों के स्वरूप में ये जो रूपांतरण होता है, इस रूपांतरण को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता है। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे रंग गंध अवस्था में ही परिवर्तन होता है। रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं बेटा, स्थायी होते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बेटा किस पर, लोहे पर जंग लगना किसका प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। घरों में सब्जियों का गलना किस प्रकार का परिवर्तन बेटा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से क्या बनेगा, दही, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दही से वापस क्या नहीं बना जा सकता, दूध नहीं बना जा सकता। तो इस प्रकार आपके पास क्या आगे बेटा, दो प्रकार के परिवर्तन आ गए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आपको पढ़ना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। घर में बैठे हो आप लॉकडाउन के दौरान, तो इन परिवर्तनों की लिस्ट बना सकते हो कि किस प्रकार का परिवर्तन है। जैसे अपन ने कागज लिया, कागज को फोल्ड करके अपन ने क्या किया, नाव बना ली, तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, कागज को वापस अपन ने फोल्ड किया तो वापस से पन्ना बन गया या सफेद कागज बन गया। या अपन कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने पर क्या होता है, उसमें सलवटें पड़ जाती है, प्रेस करते हैं, वापस क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो आप अपने घर में बैठे हो तो इस प्रकार के परिवर्तनों की लिस्ट बना सकते हो कि किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, तो परिभाषा पर स्टेट याद रखिएगा। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कराता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कराता है, रासायनिक अभिक्रिया कराता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कराता है, रासायनिक अभिक्रिया कराता है। रासायनिक परिवर्तन शब्द आते ही आपके दिमाग में वो खलबली मच गई, परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगा। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक लक्षणों में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक लक्षण या रासायनिक संकेत में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप सदैव क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, और ये परिवर्तन सदैव कैसा होगा, स्थायी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दो और शब्द हैं,
जिनका अर्थ आपको याद रखना है बेटा, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक का अर्थ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक या दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो गया? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दो शब्द होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अपन कहे रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उस पदार्थ क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे कोयले को जलाते हैं, कोयला किसका बनता है? कार्बन का। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और उसके फलस्वरूप क्या बनता है? CO2। तो परिवर्तन किसमें हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक। या अपन दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? दूध में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो दूध यहां क्या हो जाएगा? अभिकारक या क्रियाकारक? अभिकारक क्या? क्रियाकारक। दूसरा शब्द है उत्पाद। उत्पाद का क्या है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उस पदार्थ को तो अपन कहते हैं क्रियाकारक, और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ को क्या कहते? जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, उस पदार्थ को तो अपन कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और परिवर्तन के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रियाफल या दूसरा नाम बेटा उत्पाद कहते हैं। क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या बनता है? CO2। अब इन दोनों पदार्थों में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? क्रियाकारक। और परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बना? CO2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा? उत्पाद। अब हम दूध से क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं। दूध से दही बनाने का मतलब दूध में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्या हो गया? क्रियाकारक। दूध से क्या बना? दही। दही बना है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, तो क्या हो गया? क्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ने से पहले एक नया चीज पढ़ना है आपको। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों व क्रियाओं को प्रतीक
वह अणुसूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफलों को किसके रूप में बना प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे आपने अभिक्रिया लिखा कि कोयले को जलाते हैं तो क्या बनती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब पहले से रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखो फिर उसे रासायनिक समीकरण के रूप में आपको लिखना आना चाहिए। अब कोयला किसका बना है कार्बन का। जलाते हैं जलाने के लिए क्या चाहिए बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या जलाने के फलस्वरूप क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह आपके रासायनिक समीकरण बने। इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन भाग लेने क्रियाकारक जिनमें परिवर्तन होता है और क्या बनता है जो बनता है वो क्रियाफल को प्रतीक व अणुसूत्र। कार्बन का प्रतीक क्या है C, ऑक्सीजन का अणुसूत्र है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल को प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में लिखना बड़ा क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या चलो अपन ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो उसके फलस्वरूप सोडियम सल्फेट प्लस जल बनता है। अब किसको किसके साथ मिला रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला रहे हैं जिसके फलस्वरूप सोडियम सल्फेट प्लस जल बन रहा है। तो किसमें परिवर्तन हो रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा क्रियाकारक और परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बना सोडियम सल्फेट प्लस जल ये क्रियाफल हो गए। ये रासायनिक अभिक्रिया बन गई। इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक को अणुसूत्र में प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। लिखो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। क्या बन रहा है क्या सोडियम सल्फेट अणुसूत्र आपको बनाना मैंने सिखाया था Na2SO4 प्लस H2O। ये इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या होगी बेटा रासायनिक समीकरण क्या होगी रासायनिक समीकरण। अब अपन ने कहा रासायनिक समीकरण का अर्थ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल को किसके रूप में लिखना अणुसूत्र व प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अब अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखने के
नंबर फर्स्ट, जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिख जाते हैं तो उसमें ना कितने पद उपयोग में आते हैं? 2 पद उपयोग में आते हैं। एक बाया पद और दूसरा होता है दाया पद। बाएं पद में दाएं पद के बीच रासायनिक समीकरण लिखते समय किसका निशान लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के संपर्क होने की दिशा को दर्शाता है। अब जो बायां पद है उस बाएं पद में क्रियाकारक के अणुसूत्र को लिखा जाता है, जबकि दाएं पद में क्रियाफल के अणुसूत्र व प्रतीक को लिखा जाता है। बाएं पद क्रियाकारक व क्रियाफल के बीच अपन किसका निशान लगाते हैं? तीर का निशान, और तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया के संपर्क होने को दर्शाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक क्रियाकारक भाग लेते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक भाग लेते हैं, तो क्रियाकारक के बीच किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का। अर्थात एक क्रियाकारक व बी क्रियाकारक 2 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो उनके बीच किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का निशान। और इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले क्रियाकारक भी एक से अधिक प्रकार के हो तो उनके बीच भी किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का निशान। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सी और डी क्रियापद बनते हैं तो उनके बीच किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का निशान लगाया जाता है। तीसरा नियम, रासायनिक समीकरण लिखते समय सदैव या रासायनिक समीकरण सदैव द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, जिसका अर्थ है जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले क्रियाकारक में का द्रव्यमान और बनने वाले क्रियाफल का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? समान रहता है। अर्थात क्रियाफल और क्रियाकारक दोनों में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या सदैव क्या रहती है? समान रहती है। अर्थात जब भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण पूरी होती है तो क्रियाकारक व क्रियाफलों में परमाणुओं की संख्या सदैव समान रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। थैंक्स।